आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो उत्तराखंड में एक और बड़े खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार की पत्नी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग में त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूर्व औद्योगिक सलाहकार और उनकी पत्नी की कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आरोप है कि साल 2017 से 2020 तक कंपनी में 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि एफडी के रूप में जमा की गई और अलग अलग नामों से खुले इन खातों की पड़ताल की गई तो पता चला कि इनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी पूर्व सीएम की सलाहकार की पत्नी, जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कई और खुलासे होने की संभावना इससे कही जा रही है। कंपनी में फर्जी तरीके से खाते खोलने का भी आरोप लगाया गया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहे केएस पवार की पत्नी के करीब 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसी है। खानपुर से विधायक उमेश कुमार का कहना है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा फर्जी तरीके से फिक्स डिपॉजिट में जमा किया गया है और ऐसे कई लोग हैं जो मृतक हैं मगर उनके नाम से फर्जी अकाउंट खोले गए हैं। 2017 से लेकर 2020 के बीच में उनकी पत्नी के नाम पे जो कंपनी थी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स, उस कंपनी में लगभग 180 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट्स जमा हुए। हमने जब जांच पड़ताल की तो पता लगा कि बहुत सारे तो मृतक हैं जिनके नाम पर कैश डिपॉजिट्स कराए गए। तो ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। सहारा जैसे स्कैम हुआ था उसी तरीके का स्कैम है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा स्कैम है ये। मैंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री जी को भी की थी, ईडी को भी की थी और सरकार को भी। तो इसमें जांच शुरू हो गई थी। उस जांच में गंभीर आरोप जो लगाए गए थे उनको सही मानते हुए सरकार ने इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया है कि इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू करेगा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करेगा। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हैं सीधा लाइव। अजीत जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले की शिकायत की गई थी उमेश कुमार की तरफ से और अब इस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि अगर जांच आगे जाती है तो पॉलिटिकल एंगल से भी इसे देखा जा सकता है। बिल्कुल आयुषी, देखिए चूंकि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के कार्यकाल का मामला है, वो केएस पवार उनके औद्योगिक सलाहकार थे और उस समय उस सरकार में वो बहुत प्रभावशाली माने जाते थे। और इसी दौरान जब ये उस समय भी एक थोड़ा खुलासा हुआ था, कुछ हाईकोर्ट में भी कि एक मामला लगा हुआ था त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेज जो मौजूदा विधायक हैं खानपुर से उमेश कुमार, तो उसमें भी उस तरह की कुछ चीज़ें आई थी, लेकिन वो चीज़ें तब फिर आगे नहीं बढ़ पाई। अभी फिर से जो खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार, उन्होंने सरकार से, प्रधानमंत्री कार्यालय से, तमाम ऐसे प्रतिष्ठानों में जांच के लिए एक पत्र दिया था, एक जांच की एक मांग की थी फेयरली कि इसकी जांच की जाए। उनका ये आरोप है कि तकरीबन 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इसमें अंदर हुआ क्या है कि बड़ी संख्या में लोगों के छोटे छोटे एफडी के खाते खोले गए, उनमें कैश जमा किया गया और उस कैश को फिर वाइट मनी बनाकर अपने खातों में ले लिया गया। ऐसे खातेदार भी थे जो जीवित नहीं हैं। ऐसा खानपुर के विधायक जो उमेश कुमार हैं उनका दावा है। उन्होंने अपने पत्र में भी जो मुख्यमंत्री को दिया है 2-4 दिन पहले, उसमें भी उन्होंने इसी बात का उल्लेख किया है कि ऐसे खातेधारकों की संख्या बहुत बड़ी थी जो इस दुनिया में थे ही नहीं। ऐसे भी खातेधारक थे जो बहुत बच्चे थे, नाबालिग थे, और ऐसे भी खातेदार थे जिनका कोई अता पता ही नहीं, उनका ना तो ये पता है वो जीवित थे ना ये पता है कि वो मृत हैं। तो ये तकरीबन 200 करोड़ रुपए का कारोबार जो जिसकी वो बात कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये हुआ है, काले धन को सफ़ेद धन बनाने की जो एक कोशिश पुराने सलाहकार, पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार की पत्नी की कंपनी ने की है। तो चूँकि वो मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, केएस पवार उनकी पत्नी थी, तो और वो मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, तो ऐसे में किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से इस मामले को बीच में इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता कि ये जांच केवल उनकी पत्नी के आसपास और उनकी कंपनी के आसपास रह जाए। चूँकि उनकी कंपनी जो थी, जो वो नई कंपनी बनी थी, नई कंपनी में इतने सारे खातेधारक जुड़ना और एक साथ इतना सारा पैसा जमा होना, फिर उनका दूसरे खातों में ट्रांसफ़र होना, तो ये एक बड़े एक घोटाले की तरफ इशारा करता है। फिलहाल सरकार ने ये जांच ईओडब्ल्यू को दी है, जो आर्थिक अपराध अनुसंधान की जो एक शाखा ईओडब्ल्यू,
वो इस मामले की जांच करेगी। आज मेरे ख्याल से वो आज विधिवत आदेश मिलने के बाद वो जांच शुरू कर देगी और जांच के बाद ही तथ्यों का पता चल पाएगा। फैक्ट फाइंडिंग जांच में ही होगी। अभी जिस तरह से मामला ये निकल कर आ रहा है, वो भविष्य में अगर जांच बहुत तेज़ी से और बहुत फेयरली चलती है तो ये मामला पॉलिटिकल टकराव का भी हो सकता है। और चूँकि सब जानते हैं यहाँ पर विपक्ष कोई नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी भाजपा के नेता हैं। उनके जब वो मुख्यमंत्री थे उनके सलाहकार थे। अभी जो सरकार है, वो मौजूदा सरकार है, वो भी भाजपा की सरकार है। तो इसको ऐसा कतई नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल चश्मे से कोई ना देखे, क्योंकि ये उच्च प्रतिष्ठानों का मामला है, मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसीलिए ये देखा जा रहा है और इसकी डेप्थ को एक तरह से इसका एक मूल्यांकन किया जा रहा है कि इसकी जो रेंज होगी वो पॉलिटिकल कॉरिडोर से पहले खत्म हो जाएगी या पॉलिटिकल लोग भी एक दो इनके चपेट में आएंगे। जी आयुषी, बिल्कुल देखने वाली बात है अजीत जी। अब जांच की आंच किस किस तक पहुंचती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री पहुंचे, जहां सीएम धामी ने फैक्ट्री की जमीन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एचएमटी परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने फैक्ट्री की 45 एकड़ जमीन को उत्तराखंड को ट्रांसफर किया था और सीएम धामी का कहना है कि मास्टर प्लान के तहत इस जगह का विकास किया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार यहाँ कोई अच्छा काम करने की योजना बना रही है। फैक्ट्री की जो ज़मीन है वो राज्य सरकार को मिल जाए। अंततः राज्य सरकार को ज़मीन मिल गई है और उसका जो भी कंपनसेशन था वो हमारी सरकार की तरफ से जमा करवा दिया गया है। इसके लिए पूरा हम बृहद एक मास्टर प्लान के तहत या सभी विश्लेषण करने के बाद जो यहाँ पर अच्छे से अच्छा काम हो सकता है उद्योग के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, उसका आकलन करेंगे और उसका आकलन करने के बाद उसका काम करेंगे। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। माननीय भारी उद्योग मंत्री जी से मैं बात करूंगा कि उनके लिए क्या हो सकता है, जो भी अच्छा हो सकता है उस पर भी बात। और चलिए आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे बड़ी खबर का। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अफसरों को नसीहत। अधिकारी समय सीमा के हिसाब से काम करें, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साफ तौर पर सीएम की तरफ से ये निर्देश दे दिए गए हैं। वो अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से ठीक प्रकार से काम करें, ठीक प्रकार से तय समय सीमा पर काम हो, फील्ड में उतरें, जाएं और लगातार भ्रमण करें, जन चौपाल लगाएं, समाधान करें लोगों की समस्याओं का। और कहीं पर भी जो दिक्कत आ रही है उसका समाधान मौके पर ही करें। और मौके के साथ साथ एक चीज़ और भी है कि जो जिस काम के लिए बना हुआ है या जिस काम के प्रति उत्तरदायित्व है, अगर वो नहीं करते हैं तो उसका संज्ञान लेकर ठीक से कार्रवाई करेंगे। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। विधानसभा सत्र को लेकर भुवन कापड़ी का बयान। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बयान, गैरसैंण को लेकर सरकार की मंशा ठीक नहीं है, गैरसैंण में सत्र कराया जाना चाहिए। स्पीकर ने सत्र को लेकर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और देहरादून में सत्र कराना है या गैरसैंण में सत्र कराना है, इसे लेकर अभी तक संशय बरकरार है। और इस बीच भुवन कापड़ी का ये बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि गैरसैंण को लेकर सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जो सत्र है उसे गैरसैंण में ही कराया जाना चाहिए। जब गैरसैंण को अस्थायी राजधानी की घोषणा की गई तब किसी विधायक को किसी दल की बैठक नहीं की गई, तब घोषणा कर दी गई। अब जब घोषणा हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, तो ग्रीष्मकालीन सत्र चला तो चार धाम यात्रा का हवाला देकर कह दिया कि वहाँ की व्यवस्थाएं खराब ना हो जाए, इसलिए जो है कि ग्रीष्मकालीन सत्र जो है यहाँ देहरादून में चलाया गया। और चार धाम यात्रा तो हर वर्ष ग्रीष्मकाल में ही होगी, तो गैरसैंण में सत्र कब चलेगा। और आज जब पहाड़ की बात हो रही है, हम पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी को पहाड़ के काम लाने की बात करते हैं, पहाड़ के विकास की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, पहाड़ की तरफ लोगों को कैसे पुनर्वास किया जाए उसकी बात करते हैं। तो बातों में तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट करती है, लेकिन आज फिर सत्र चलाने की बारी आई तो उनकी मानसिकता दिख रही है कि वो फिर कह रही है हम विधायक को चिट्ठी लिखेंगे। अरे भाई, आपका अधिकार है, गैरसैंण के साथ न्याय होना चाहिए, पहाड़ के साथ न्याय होना चाहिए, आप सत्र चलाइए। आप ग्रीष्मकालीन नहीं, वैसे तो हर वर्ष ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में ही चलना चाहिए। तो गुजरात पुल हादसे के बाद उत्तराखंड में भी सरकार अलर्ट पर है। यहां के झूला पुलों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई।
झूला पुल का जितना पुराना इतिहास है, ठीक उसी तरह उत्तराखंड में गंगा नदी पर बने राम और लक्ष्मण झूला का भी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बने दोनों ही पुल सस्पेंशन वाले हैं। फिलहाल लक्ष्मण झूला पुल की मरम्मत हो रही है, जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया है। इसलिए काफी संख्या में पर्यटक राम झूला देखने पहुंच रहे हैं। राम लक्ष्मण झूला देखने आई हूँ। कच्छ में जो हादसा हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन मेरे को इधर आने से डर नहीं है। हरिद्वार आए थे तो हरिद्वार से हम यहाँ लक्ष्मण झूला राम झूला देखने के लिए आए हैं और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं हर बार जब भी आता हूँ तो और राम झूला पे जब भी आता हूँ बहुत बढ़िया बेहतरीन बहुत अच्छा सामान लगता है। बहुत बढ़िया हवा बहती है यहाँ पर और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। और ये राम झूला की तो ख़ास बात बताऊँ आपको, ये जब आप इस पर ट्रैवल करोगे, जाओगे, क्रॉस करोगे तो आपको बिल्कुल झूलने का जैसा अवसर प्राप्त होगा। करीब 1985 में बना राम झूला पुल 230 मीटर लंबा है, जो टिहरी गढ़वाल जिले में मुनि की रेती के शिवानंद नगर क्षेत्र को स्वर्गाश्रम से जोड़ता है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कि जब एक जगह कोई घटना घटती है तो बाकी जगह पर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये नहीं कि फिर घटना घटने का इंतज़ार करें, बल्कि हम बाकी ब्रिजेस को भी एक बार ज़रूर चेक करा लें। जितनी क्षमता हो, लोग भी ध्यान रखें, उतनी क्षमता के अनुसार ही लोग जाएं, क्योंकि केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको अपनी सक्रिय जिम्मेदारी निभानी होगी। गुजरात में हुए झूला पुल हादसे के बाद देश भर के झूला पुलों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। हम इस समय खड़े हैं ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध झूला पुल राम झूला के पास। आप देख सकते हैं ये राम झूला पुल है। इस पुल का निर्माण करीब 1985 में हुआ था, हिलवेज कंपनी ने किया था। उस समय इस पुल की कीमत 1.2 करोड़ रुपए आई थी और इस पुल को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से यात्री यहाँ पर आते हैं, स्पेशल इसी पुल को निहारने के लिए, क्योंकि ये पुल अपने आप में काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। इससे करीब 2 किलोमीटर आगे दूसरा पुल है जिसको लक्ष्मण झूला पुल कहते हैं, लेकिन सुरक्षा के कारणों से उसे बंद कर दिया गया है। आवाजाही उस पर बिल्कुल बंद है। बहरहाल गुजरात के मोरबी हादसे के बाद शासन प्रशासन भले ही अलर्ट मोड पर है, लेकिन ऐसे हादसों से सबक लेने की ज़रूरत है और ऐसे झूला पुलों पर ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसी पुल पर दबाव है और लोग इसी पुल को देखने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं ये कांवड़ मेले के दौरान ये पूरा पुल यात्रियों से भर जाता है और ये पुल क्योंकि झूला पुल है तो इसकी तारें भी वाइब्रेट करती हैं और इसीलिए जो PWD विभाग है कांवड़ मेले से पहले और कांवड़ मेले के बाद इसकी मरम्मत करता है और इस पुल की बराबर मॉनिटरिंग भी की जाती है। प्रमोद नौटियाल, ABP गंगा, ऋषिकेश। तो गुजरात में हुए पुल हादसे के बाद अब उत्तराखंड में जर्जर पुलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उत्तरकाशी में भी ऐसे कई जर्जर पुल हैं जिनसे लोग अभी भी आवाजाही कर रहे हैं। जिले में 273 पुल हैं, जिनमें से 143 मोटर पुल हैं, जबकि 130 पैदल पुल हैं। इनमें से कई पुलों की हालत खस्ताहाल है। सबसे बुरे हाल मोरी प्रखंड के सुपिन नदी पर बने पुल का है। इसके अलावा गंगोत्री हाईवे पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्वारीगाड़ और गंगोरी पुल पर बना वैली ब्रिज भी जर्जर हालत में है। जनपद में PWD के अंतर्गत कुल 143 पुल हैं जो मोटर पुल हैं। उसके अलावा 130 पुल पैदल पुल हैं। तो 130 पैदल पुल में से जो है 42 पुल तो बड़े पुल हैं, 88 छोटे छोटे पुल हैं। और ऐसे ही जो है जितने भी पुल हैं इनका नियम यह है कि हम लोग बरसात से पहले एक बार और बरसात के बाद एक बार तो इसको पूरा चेक कराया जाता है, जिसमें 30 मीटर तक के पुल JE के द्वारा चेक किया जाता है, 60 मीटर तक AE के द्वारा किया जाता है और 60 से 150 मीटर तक के स्पैन के पुल एक्शन के द्वारा चेक किए जाते हैं और उससे बड़े स्पैन के जो पुल हैं वो SC के द्वारा किए जाते हैं। तो गुजरात के मोरबी में पुल हादसे के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट। उत्तराखंड के सभी जिलों में झूला पुलों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुराने और जर्जर हो चुके पुलों की लिस्ट बनाने के आदेश दिए हैं। खराब स्थिति के पुलों को बदलने की भी तैयारी अब की जा रही है। PWD के 436 झूला पुलों की पहचान की गई है। तो गुजरात में पुल हादसे के बाद अब उत्तराखंड में भी अलर्ट। जर्जर हो चुके झूला पुलों की लिस्ट बनाने के CM की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। इधर कॉर्बेट नेशनल पार्क के गर्जिया जोन को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। आज सैलानियों की 30 जिप्सियों को सफारी के लिए रवाना किया गया। मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद आखिरकार कॉर्बेट के गर्जिया जोन को खोल दिया गया है। सैलानियों की जिप्सियां रवाना करने से पहले पूजा अर्चना की गई। किसी भी शुभ काम के लिए जिस तरह से घरों में पूजा पाठ होता है, कॉर्बेट में भी अच्छे पर्यटन व्यवसाय की उम्मीद के लिए पूजा अर्चना होती है ताकि ये पर्यटन सीजन अच्छे से बीत जाए।
बहुत ही खुशी की बात है कि जो हमारा गर्जिया गेट था वो NTCA की अनुमति के बाद जो है तो यहाँ से खोला गया है और आप खुद ही देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों में, स्थानीय लोगों में, पर्यटकों में उत्साह है और बड़ी संख्या में ये हमारी स्थानीय महिलाएं भी जो है इनके द्वारा भी पर्यटकों का जो है स्वागत किया गया है और गेट भी इनके द्वारा जो है ओपनिंग किया गया है। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि पहले ही दिन जो है इसमें जो इसका पूर्ण जो है संख्या जो निर्धारित है 30 वाहनों का, वो 30 के 30 वाहन की बुकिंग हमें प्राप्त हुई है इसमें और पर्यटक जो है अंदर गए हैं। पहले ही दिन पर्यटकों की बुकिंग फुल है। गेट खुलने पर 30 जिप्सियों को सफारी के लिए रवाना किया गया। सफारी शुरू होने से सैलानियों में उत्साह। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आज टाइगर दिखेगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और आज से ही ओपन हुआ है। इस चीज़ की बहुत खुशी है हमें। बरसात खत्म होने के बाद कॉर्बेट प्रशासन इसमें पर्यटन गतिविधियों की इजाजत देता है और सफारी शुरू की जाती है। ABP गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्थानीय बोली भाषाओं के साथ हिंदी और उर्दू को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड भाषा संस्थान का विशेष फोकस है। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने गैरसैंण में एकेडमी बनाए जाने को लेकर पैरवी तेज कर दी है और इसके लिए आगामी कैबिनेट की बैठक में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। तो धामी सरकार के हंटर से बचने के लिए पूर्व IFS अधिकारी किशन चंद ने भाजपा के पूर्व विधायक की शरण ली है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे किशन चंद ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को 15वें रविदास अखाड़ा बनाने का ऐलान किया है। सुरेश राठौर को अखाड़े का महामंत्री बनाने का ऐलान किया गया है और किशन चंद के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के मामले में मुकदमा दर्ज है। हम जो मुख्य अखाड़े हैं उन लोगों से वार्ता करेंगे और किसके साथ हमें चलना है, शाहियों में, स्नान में, कहाँ हमें क्या करना है, हम वो विचार विमर्श करेंगे, उन्हीं के साथ हम चलेंगे। जहाँ तक आबादी की बात चलती है, हम केवल SC ST की बात नहीं करते, वो केवल 25% हैं, वो भी पूरी जनसंख्या का 25% हैं। वो हमारे लिए तो हमारे यहाँ के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए। इधर रुड़की में नेहरू स्टेडियम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। नगर निगम की लापरवाही के चलते आज तक स्टेडियम का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया है। एक तरफ खेलों को बढ़ावा और खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को संवारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन अधिकारियों और जिम्मेदारों की अनदेखी रुड़की के नेहरू स्टेडियम पर ग्रहण लगाने का काम कर रही है। रुड़की के एकमात्र नेहरू स्टेडियम की बात करें तो हालात कई सालों से खस्ताहाल बनी हुई है। आलम यह है कि 2 मुख्यमंत्रियों की घोषणा करने के बाद भी अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और खेल के नाम पर अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। मुख्य नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला की माने तो वो स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव पर प्रपोजल निकलवाने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं नगर निगम की लापरवाही से स्टेडियम की तस्वीर बद से बदतर होती जा रही है। स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए शासन ने 5 करोड़ की मंजूरी दे चुका है, लेकिन नगर निगम और खेल विभाग की आपसी तालमेल कुछ और ही बयां कर रही है। इधर देहरादून में एक डॉक्टर का शराब पीकर अस्पताल में ड्यूटी पर आने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो रायपुर के CSC सेंटर का बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद मरीज के परिजनों ने ये वीडियो बनाया है। 8:44 हो रहे हैं, आप उसमें ड्रिंक करके आप वो कर रहे हो, पेशेंट देख रहे हो, तभी मना कर रहे हैं आप एडमिट करने के लिए निकले। ऐसा नहीं होता बेटा कि अस्पताल। कल हमारा पेशेंट कहाँ गया ये बताओ। कल रात हमारा पेशेंट आया था इधर, कहाँ गया वो बताओ। कि वो डॉक्टर साहब कहाँ हैं जो कल शाम यहाँ थे नाइट ड्यूटी में? चले गए? उनका कॉन्टेक्ट नंबर है आपके पास? मेरे पास कोई नंबर नहीं है। कोई और है हॉस्पिटल में जो कॉन्टेक्ट नंबर दे सकता है उनका? हाँ दे सकता है, ये लड़का दे सकता है उनका कॉन्टेक्ट नंबर। हाँ चलो ठीक है, मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना? बाकी हम तब देख लेंगे जो भी होगा। हाँ
मैं क्या वीडियो बनाओगे बेटा, मैं मगर आदमी हूँ। कोई बात नहीं है, वीडियो बना दी हमने आपकी, आप ऐसे लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आज संडे है, कोई बात नहीं, छुट्टी है। हमारा पेशेंट कल संडे को नौकरी कर रहा हूँ। हमारा पेशेंट रात से यहाँ जो है नाइट में आए थे और रात से जो है पता नहीं है कहाँ है, डिस्चार्ज करा कि नहीं करा कोई पता ही नहीं है। और नाइट ड्यूटी वाला डॉक्टर को जो है हमें वो नंबर चाहिए, फ़ोन नंबर। नहीं उसकी भर्ती क्यों करा? हाँ तो नंबर हमें नंबर दो ना, हमें नंबर दो उसका। इतना बड़ा अस्पताल नहीं है ये, उसका नंबर दो ना हमें। ये इतना बड़ा अस्पताल नहीं है, मैं आपके सामने आपकी वीडियो के सामने बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप अब डिस्चार्ज कौन देगा? जी अगर डिस्चार्ज उस आदमी को करना चाहिए तो वहीं रुद्रपुर में तैनात एक इंस्पेक्टर का विवादों से नाता खत्म नहीं हो रहा। अब एक टेलर ने वर्दी सिलने को लेकर हुई बहस के बाद इंस्पेक्टर पर उसकी दुकान के बाहर खड़ी बाइक को रंजिशन सीज करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि इंस्पेक्टर उसकी दुकान पर वर्दी सिलवाने आया था और वर्दी महंगी बनाने की बात कहकर इंस्पेक्टर ने उसे देख लेने की धमकी दी। इसके चलते ही उसने अपनी चौकी क्षेत्र की दारोगा को दुकान पर भेजा और दुकान के बाहर खड़ी बाइक को सीज कर अपने साथ ले गया। कि वर्दी दिखाओ, मैंने वर्दी दिखाई। फिर रेट को लेके आया कि रेट तुम्हारा ज़्यादा है, ये है। मैंने सर देखिए रेट मैं इससे कम में नहीं दे सकता, इससे कम में आपसे जहाँ बनता है आप वहाँ बना लीजिए, मेरे बस की नहीं है। या तो आपको महंगा लग रहा है कपड़ा तो आप बाज़ार से ला दो, मुझे सिलाई दे देना। उसी के बहस में फिर कहना ठीक है तुझे हम देख लेंगे, यह है वह है। तो बीच में आया उस दिन परसों आए तो ऐसे ही हमारा दुकान का गाड़ी खड़ी हमारी राजदूत आए तो आते ही कह रहे हैं कि भैया इस गाड़ी को हम सीज करेंगे। मतलब खुंदक निकाले चाहे कुछ भी निकाले चीज़ का। मीडिया के द्वारा हाल ही में मुझे एक जानकारी में आया है कि कुछ एक एसओ के ऊपर जो है कुछ आरोप लगे हैं पैसे को लेकर, और प्रत्यारोप ये भी लगे हैं कि गाड़ी सीज कर दिया करके। कुछ मतलब थोड़ा सा उलझा हुआ मामला है, बट इसमें ऑलरेडी मैंने अभी संपर्क में हूँ और जैसे ही मुझे पूरी मामला बता देता है उसके ऊपर जांच किया जाएगा और जांच के पश्चात जो है तत्काल एक्शन भी लिया जाएगा। वहीं मसूरी झूलाघर पर लगाए गए झूले को नगरपालिका प्रशासन ने हटवा दिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और इतना ही नहीं लोगों ने इसका विरोध भी किया। खुली दादागिरी नगरपालिका द्वारा यहाँ पर चल रही है। इसमें जो नवीन रस्तोगी हैं उनके पुराना झूला था, पुराने समय में नगरपालिका ने उन्हें आश्वासन दिया था और पीढ़ियों से उनका झूला चला आ रहा है और इनके पास कोर्ट का स्टे भी है, डिग्री इनके पास है। उसके बावजूद इनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही। नगरपालिका द्वारा जो है खुली धांधली, खुला जो है दादागिरी यहाँ पे की जा रही है और इसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अवैध रूप से ये झूला लगा है, इसकी कोई अनुमति नगरपालिका द्वारा नहीं दी गई है। मुझे सुबह इसकी जानकारी मिली जो मेरे द्वारा एसडीएम साहब के संज्ञान में और कोतवाल साहब के संज्ञान में लाई गई और एसडीएम साहब द्वारा भी इसको तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। ये झूला देख के भी वैसे खतरनाक लग रहा है कि कभी कोई दुर्घटना इससे हो सकती है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया है। नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो जहां इन दिनों राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है, तो वहीं संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद ने इस चर्चा के बीच ऐसे नोट छापने का कड़ा विरोध किया है। संतों के अनुसार हिंदू देवी देवताओं में धार्मिक आस्था है। अगर नोटों पर देवी देवताओं की फोटो लगेंगे और नोट तमाम मीट की दुकानों पर जाएंगे तो इससे उनकी आस्था को चोट पहुंचेगी। लिहाजा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हिंदू देवी देवताओं को ना लाया जाए और नोटों पर किसी भी देवी देवता की फोटो ना लगे। तो आप वाले हैं, आपका यही काम है। कभी उत्तराखंड में भी इन्होंने यहाँ एक प्रोपेगेंडा रखा हुआ था कि इनका काम है। बाकी नोट पे कभी भी भगवान का फोटो रखना छापना उचित नहीं है। आप देखते हैं उचित इसलिए नहीं है कि नोट कहाँ जाता है, शराब खाने में भी जाता है, मैखाने में जाता है, जो कसाई उसके वहाँ जाता है, सबके वहाँ जाता है। इसलिए उसको नोट पे देवी देवता का कोई अर्थ ही नहीं, वहाँ चित्र लगाना उचित नहीं है। लक्ष्मी को हम पूछते ही हैं और नोटों को भी हम पूछते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी केजरीवाल जी चुनाव के मद्देनज़र वो बोल रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश का भी फ़ोटो इसमें होना चाहिए, वो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हमारे देवी देवताओं के फ़ोटो लगते हैं तो नोट कहीं पर भी जाते हैं तो शुद्ध जगह भी होती है, अशुद्ध जगह भी होते हैं, तो उन सब जगहों में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नोटों पे छापने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
गंगोत्री धाम में शीतकाल के दौरान गंगोत्री क्षेत्र में इस बार 52 साधु संत साधना करेंगे। पुलिस ने सत्यापन के साथ शीतकाल में साधना करने वाले साधु संतों को भी चिन्हित कर दिया है। वहीं शीतकालीन में मंदिर आदि की निगरानी की पुलिस तैनात रहेगी। कुछ सामान चोरी होने की शिकायत थी और कई साधु जो हैं बहुत दुर्गम स्थानों पे चले जाके साधना तब करते रहते हैं। उसका रिकॉर्ड पहले नहीं रहता था, बट इस बार हमने एक व्यवस्था बनाई है कि वहाँ पे फोर्स भी बढ़ाई है और एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। जो शीतकाल प्रवास में जो भी साधु वहाँ रह रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन सब का ब्यौरा विवरण रखा जाएगा उस रजिस्टर में कि वो किस लिए वहाँ आए हैं और कब तक रहेंगे, और टाइम पे उनकी चेकिंग भी की जाएगी। इधर पौड़ी जिले के तमाम सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं को परोसे जाने वाले मिड डे मील भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। अब जिले का खाद्य सुरक्षा विभाग इसकी जांच कर रहा है। दरअसल शिकायत मिल रही है कि कई स्कूल में खराब खाना परोसा जा रहा है। फूलों की घाटी को लेकर 3 सदस्यीय टीम अध्यक्षता कर रही है। इस टीम इस बात पर स्टडी कर रही है कि फूलों की घाटी में फ्लोरा फोना सहित दूसरा क्या बदलाव हुआ है। दरअसल फूलों की घाटी को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है और यहीं अनगिनत प्रजाति के फूल खिलते हैं और इसी वजह से फूलों की घाटी विदेशों तक में पहचान रखती है। वैज्ञानिक इसी बात पर अध्ययन कर रहे हैं कि पिछले कुछ साल के भीतर फूलों की घाटी के फ्लोरा और फोना में क्या बदलाव हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।